सिलेक्शन माइंड के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के एक विषय जिसका नाम है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की। हमारे पढ़ने की रणनीति यह होनी चाहिए कि हम जिस विषय को पढ़ें, जहां से पढ़ें, उसके बाहर का एक नंबर का भी ना जाए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। वही रणनीति हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। इस वीडियो के बाहर से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। बस आपको करना यह है कि इसे 24 घंटे के अंदर दोबारा देखना है और 7 दिन के बाद रिवीजन करना है और अपना खुद का टेस्ट लेना है कि कितने पॉइंट्स आपको अभी भी याद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने पहले भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। इस वीडियो में हम उन सभी को कवर कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ठाकुर रणमत सिंह की। ये कौन है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रीवा और सतना से अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। तो ठाकुर रणमत सिंह को हमें पढ़ने का कारण ही यही है कि यह रीवा और सतना से अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया 1857 की क्रांति में। इनका जन्म 1825 में सतना जिले में हुआ। व्यापम के एग्जाम में यह भी प्रश्न बन चुका है कि ठाकुर रणमत सिंह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा सतना जिला। ठाकुर रणमत सिंह की भूमिका को अगर हम देखें तो इन्होंने अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट ओसवान के विरुद्ध विद्रोह किया था। अपने साथी पंजाब सिंह और लाल धीर सिंह के साथ नागौद में अंग्रेजी छावनी पर आक्रमण किया। चित्रकूट के जंगलों में नरौधा नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना को पराजित किया। ओसवान एजेंट पंजाब सिंह और लालधीर सिंह इनके साथी और नारौधा नामक स्थान, ये आपको याद रखना है। अंत में पकड़े जाने के कारण 1859 में आगरा जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार ठाकुर रणमत सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों से विद्रोह किया और अपने प्राणों का त्याग दे दिया। इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय एवं खेल स्टेडियम की स्थापना की है। खेल स्टेडियम जो कि रीवा में है। चंद्रशेखर आजाद जी, जन्म 23 जुलाई 1906। इनका जन्म हुआ था भाभरा ग्राम जो कि वर्तमान अलीराजपुर में है। परीक्षाओं में सीधा सा यही पूछा जाता है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो इसका ऑप्शन झाबुआ और अलीराजपुर दोनों होता है। तत्कालीन झाबुआ में हुआ था जो कि वर्तमान में अलीराजपुर में है, भाभरा ग्राम। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम, माता जगरानी देवी। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। अल्फ्रेड पार्क को शहीद पार्क भी कहा जाता है। देखिए, अगर हम चंद्रशेखर आजाद जी की भूमिका की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में क्रांतिकारी की एक भूमिका निभाई। अपने प्रारंभिक चरण में इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इन्होंने काकोरी कांड जो कि 1925 में हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ मिलकर काकोरी कांड में झांसी व ओरछा के मध्य इन्होंने हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया। यह नाम भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, हरिशंकर ब्रह्मचारी। 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने की। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। लाला लाजपत राय की सिर पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या में मुख्य भूमिका भी इन्होंने निभाई। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों का भारत की आजादी के लिए इन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किया। मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी स्मृति में
चंद्रशेखर पुरस्कार प्रारंभ किया और भाभरा ग्राम का नाम बदलकर आजाद नगर कर दिया गया। मतलब भाभरा ग्राम का नाम अब आजाद नगर है। शहादत खां। मालवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति में होलकर सेना के प्रमुख शहादत खां ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब शहादत खां कहां से 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए? मालवा क्षेत्र से। इन्होंने कर्नल ड्यूटेंट व कर्नल ट्रेवल्स की सेना को युद्ध में पराजित कर इंदौर रेसिडेंसी को लूटा। इंदौर रेसिडेंसी, यह सवाल भी परीक्षा में आ चुका है, और मालवा क्षेत्र यह जोड़ी मिलाने में आ चुका है। इस प्रकार इन्होंने मालवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति की चिंगारी को जलाए रखा। अब हम पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण और महान वीरांगना है। इनका उपनाम मणिकर्णिका, मनु, छबीली या छवि। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। हाल ही में हुए जेल प्रहरी के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था कि लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। उसमें ऑप्शन झांसी, ग्वालियर, वाराणसी और भी थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। विवाह इनका गांधार राव के साथ हुआ और ये विवाह करके झांसी की महारानी बनी। पुत्र इनके दामोदर राव, जिनकी संरक्षिका के रूप में ही इन्होंने शासन को संभाला। अंग्रेजों से युद्ध के अगर हम कारण की बात करें तो लाल डलहौजी की हड़प नीति अंग्रेजों से युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। झांसी का वैद्य उत्तराधिकारी न होना। युद्ध अंग्रेजों का रानी लक्ष्मीबाई के बीच झांसी, कापली एवं ग्वालियर का युद्ध हुआ। इनके सहायक की अगर हम बात करें तो तात्या टोपे और झलकरी बाई। झलकरी बाई का परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि झलकरी बाई किसकी सहायिका थी। तो झलकरी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। परिणाम यह हुआ कि सर ह्यूरोज से संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पराजय को देख आत्म बलिदान दे दिया। सर ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक पंक्ति कही। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की अकेली मर्द थीं। इसे आप मेंस के उत्तर में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं झलकरी बाई के बारे में भी। तो इन्हें मध्य प्रदेश की एक वीरांगना की संज्ञा दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी झलकरी बाई। इनकी समाधि ग्वालियर में है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के साथ। इसका मतलब है रानी लक्ष्मीबाई और झलकरी बाई दोनों की समाधि ग्वालियर जिले में स्थित है। अब हम देखते हैं तात्या टोपे के बारे में। 1857 की क्रांति के महान सेना नायक और नाना साहब की सेना के कमांडर। नाना साहब की सेना के कमांडर। इनका उपनाम रामचंद्र पांडुरंग। योगदान की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति में इन्होंने कानपुर, झांसी, शिवपुरी आदि में अंग्रेजों से संघर्ष किया। इनकी युद्ध पद्धति गोरिल्ला युद्ध पद्धति, जो कि शिवाजी की भी एक युद्ध पद्धति थी। 1859 में शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई। तो यह भी पूछा जाता है कि तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई। तो कई लोग कंफ्यूज होकर ग्वालियर को उत्तर लगा देते हैं, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, जबकि तात्या टोपे को फांसी दी गई शिवपुरी में। और कब? 1859 में। शंकर शाह व रघुनाथ शाह गोंडवाना रियासत के ये दो शासक थे, शंकर शाह व रघुनाथ शाह। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और युद्ध करते हुए अंग्रेजों द्वारा इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनकी स्मृति में शंकर शाह व रघुनाथ शाह पुरस्कार प्रारंभ किए गए। गिरधारी बाई। गिरधारी बाई रानी अवंती बाई की सहायिका थीं। जिस प्रकार से झलकरी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थीं, उसी प्रकार से गिरधारी बाई रानी अवंती बाई की सहायिका थीं। मध्य प्रदेश की है एक प्रमुख वीरांगना है। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की ओर से अंग्रेजों से संघर्ष किया। रामगढ़ की ओर से। समाधि इनकी मंडला में है।
अब हम देखते हैं मोहम्मद गौस के बारे में। मोहम्मद गौस मध्यकालीन एक प्रसिद्ध सूफी संत व संगीतकार थे। मध्यकालीन तानसेन को इन्होंने ही शिक्षा प्रदान की थी। सूफी गायनों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया इन्होंने, साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। इनकी भी समाधि ग्वालियर में है, मतलब तानसेन के गुरु और ग्वालियर में समाधि, इनके बारे में याद रखने योग्य बिंदु। एक छोटी सी कविता है। चंदेलों की बेटी थी गोंडवाने की रानी, चंदेलों की बेटी थी गोंडवाने की रानी, चंडी थी रणचंडी थी वह दुर्गावती भवानी। वो रानी है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हुई। रानी के बारे में अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1524 में कालिंजर नरेश कीरत राय या कीर्तिपाल चंदेल के यहाँ जन्मी रानी अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और लगभग 15 सालों तक गोंडवाना राज्य में शासन किया। इनका शासनकाल 1543 से 1564 तक अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में था। अगर हम रानी के सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक व राजनीतिक उपलब्धि के बारे में जाने तो रानी ने अपने राज्य में रानी ताल, चेरी ताल आदि का निर्माण कराया तथा लोक कल्याण को सुनिश्चित किया, जिसके लिए कुएं, धर्मशालाएं, बावड़ी, निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना की। आर्थिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी से जानकारी मिलती है कि उनका व्यापार उन्नत अवस्था में था। स्थानीय लोग कर या लगान स्वर्ण मुद्राओं या हाथी के रूप में देते थे। यद्यपि रानी हिंदू धर्म की उपासक थीं, किंतु उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया। अर्थात रानी दुर्गावती एक धार्मिक सहिष्णु शासिका थीं। न्यायिक उपलब्धि के बारे में अगर हम जाने तो रानी दुर्गावती अपने राज्य में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती। उन्होंने स्थानीय स्तर पर निःशुल्क तथा आपसी सामंजस्य के आधार पर न्याय उपलब्ध कराया, अर्थात ग्राम न्यायालय जैसी अवधारणा प्रस्तुत की। रानी दुर्गावती के अगर हम राजनैतिक उपलब्धि के बारे में जाने तो पति की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में इन्होंने शासन संभाला। मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर गोंडवाना राज्य की रक्षा की। मुगल सत्ता से अगर इनके हम युद्ध की बात करें तो प्रथम चरण में रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति अब्दुल माजिद को सतपुड़ा के जंगलों में हराया। अगर इसी युद्ध के हम द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें मुगल सेनापति आसफ खां से 1564 में रानी लड़ते हुए पराजय को नजदीक देख आत्म बलिदान दे दिया। अगर मुगल सेना से युद्ध में पराजय के कारण को हम जाने तो स्थानीय राजाओं द्वारा दुर्गावती को सहयोग न देना, एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध होना रानी की पराजय के मुख्य कारण थे। इसके अलावा कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के साथ चुनौती व अधीनता स्वीकार न करना व एक महिला शासिका का होना भी रानी की पराजय का एक कारण था। वर्तमान में रानी दुर्गावती के सम्मान में कई विशेष चीजें की गई हैं। रानी दुर्गावती के सम्मान में उनकी स्मृति स्वरूप जबलपुर व मंडला के मध्य बरेला में उनकी समाधि बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय भी बनाया गया। भारत सरकार ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 24 जून 1988 में एक डाक टिकट जारी किया। हम बात कर रहे हैं एक कुशल राजनीतिज्ञ जो थी रानी अहिल्याबाई होलकर। तो इनका जन्म हुआ था 1725 में महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम मनकोजी राव शिंदे था, जो कि गांव के पाटिल यानी मुखिया हुआ करते थे।
इनके जीवन के कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इनका समय रहा 1725 से 1795। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में 1725 में। इनका विवाह हुआ था मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ और ये संरक्षिका थी माल्हेराव होलकर की। अगर इनके हम अन्य नामों की बात करें तो लोक माता, लोक देवी, प्रायः स्मृति एवं पुण्य आत्मा के नाम से यह प्रसिद्ध हैं। अगर इनकी हम कुछ उपलब्धियों की बात करें, पुत्र माल्हेराव होलकर की संरक्षिका बनकर इन्होंने शासन संभाला। इन्होंने राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया। इन्होंने अपने सेनापति तुकोजी राव होलकर की सहायता से विभिन्न विद्रोहियों जैसे चंद्रावत, राघोआ, गंगाधर, चंद्रचूड़ आदि को पराजित कर होलकर वंश की रक्षा की। अगर इनकी हम सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करें तो हरिद्वार में कुशावती धार का निर्माण कराया, महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे किले तथा घाटों का निर्माण करवाया, गया बिहार में विष्णु मंदिर का निर्माण, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण तथा गुजरात में सोमनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया। अगर हम रानी की कुछ सामाजिक उपलब्धियों की बात करें तो अपने राज्य में इन्होंने महिलाओं को शोषण से मुक्त कराया। महिला रोजगार हेतु हस्तशिल्प कौशल, उदाहरण के लिए महेश्वर की साड़ियों का निर्माण भी इन्होंने ही कराया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलवाया तथा जन कल्याणकारी कार्यों में इन्होंने तालाबों, कुओं, अनाथालयों, चिकित्सालयों व धर्मशालाओं की भी स्थापना की। न्यायिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो ये एक न्यायप्रिय शासिका थी। अपने राज्य में यह स्वयं ही न्याय का निरीक्षण करती थी। अपने पुत्र के अपराधी होने पर इन्होंने उसको भी दंडित किया था। अगर हम रानी की धार्मिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो रानी एक शिव उपासिका थी, किंतु इन्होंने सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि रानी अहिल्याबाई एक धार्मिक सहिष्णु शासिका थी। अहिल्याबाई को प्रदान किए हुए श्रद्धांजलि की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1996-97 से देवी अहिल्याबाई सम्मान स्थापित किया। इस सम्मान से विभूषित कलाकारों को 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं वही चक्रवर्ती परमार सम्राट राजा भोज की। आइए हम राजा भोज के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। सिंध राज्य के उत्तराधिकारी राजा भोज परमार वंश के एक महान शासक थे। समय 1000 से 1055 ईस्वी। जानकारी के स्रोत राजा भोज के धार, बेतमा, भोजपुर अभिलेख, पद्मगुप्त के नवसह सांग चरित्र। आइए अब हम चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक उपलब्धि को देखते हैं। राजा भोज ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी उज्जैन से धार परिवर्तित की। अपने विरोधी शासक जैसे चंदेल, प्रतिहार, सोलंकी, कलचुरी आदि को इन्होंने पराजित किया। साम्राज्य विस्तार खानदेश, चित्तौड़गढ़, गुजरात एवं गोदावरी घाटी तक फैलाया। अगर हम राजा भोज की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में जानें तो राजा भोज स्वयं एक महान कवि व विद्वान थे एवं स्वयं कविराज की उपाधि से सम्मानित थे। अगर हम राजा भोज की रचनाएं देखें, सरस्वती कंठाभरण जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, सम्रांगण सूत्राधार शिल्प शास्त्र, विद्या विनोद एवं सिद्धांत संग्रह यह योग शास्त्र के ग्रंथ हैं, आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ है, संगीत प्रकाश संगीत शास्त्र का। एक बार फिर से देखते हैं, सरस्वती कंठाभरण व्याकरण, सम्रांगण सूत्राधार शिल्प शास्त्र, विद्या विनोद व सिद्धांत संग्रह योग शास्त्र, आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सा शास्त्र, संगीत प्रकाश संगीत शास्त्र का एक ग्रंथ है। राजा भोज ने अपने दरबार में धनंजय व पद्मगुप्त जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धार में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया। अपने क्षेत्र में नगरीकरण, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भोजपुर नामक नगर की स्थापना की।
चित्तौड़गढ़ विजय के उपलक्ष्य में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया। राजा भोज एक हिंदू धर्म अनुयायी शासक थे। इन्होंने भोजपुर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की, लेकिन सभी धर्मों के व्यक्तियों को समान संरक्षण दिया। अर्थात राजा भोज एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। अब हम देखते हैं राजा भोज की आर्थिक उपलब्धियां। किसानों के उत्थान हेतु न केवल उन्हें ऋण प्रदान किया, बल्कि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भोज ताल का भी निर्माण कराया। राजा भोज के शासन की कुछ सीमाएं भी थीं, जैसे साम्राज्य को ये स्थायित्व प्रदान नहीं कर सके, सीमावर्ती राज्यों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करने में भी असफल रहे राजा भोज। उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद राजा भोज मध्यकालीन शासकों में सर्वोत्तम हैं। उनका प्रशासन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित था। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में भोज प्रतिमा, भोज विश्वविद्यालय व भोज हवाई अड्डे का निर्माण कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की है। टाट्या भील मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1842 में खरगोन के बिरी नामक स्थान में हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की शोषण, उनके साम्राज्य विस्तार के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई तथा विद्रोह किया। टाट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। अंत में अंग्रेजों द्वारा 1890 में उन्हें फांसी की सजा जबलपुर में दे दी गई। टाट्या भील की समाधि पाताल पानी नामक स्थान पर है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जनजातियों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले टाट्या भील प्रथम व्यक्ति थे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगले आदिवासी क्रांतिकारी नेता का नाम है भीमा नायक। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे भीमा नायक। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी नामक जिले में हुआ था। 1857 की क्रांति में इन्होंने टाट्या टोपे को नर्मदा नदी के उस पार तक भेजने में सहायता प्रदान की। अंग्रेजों के कुप्रशासन, ग्रामीणों के शोषण तथा जनजाति अधिकारों में हस्तक्षेप करने के कारण उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह किया। 1857 में आमना पानी के युद्ध में गोरिल्ला पद्धति से उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया। अंत में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर काले पानी की सजा सुनाई तथा इसी सजा के दौरान पोर्ट ब्लेयर में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगले आदिवासी क्रांतिकारी नेता का नाम है गंजन सिंह कोरकू। कोरकू समुदाय के प्रसिद्ध आदिवासी नेता एवं राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति। उन्होंने बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी एवं सिवनी के टिगुरिया में जंगल सत्याग्रह 1930 चलाया। इन्होंने जंगलों को बचाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर जुलूस निकाले व अंग्रेजों से संघर्ष किया। इस संघर्ष में उनका साथी कोमा, रामू व मंडूक आदि शहीद हो गए। ध्यान दें, घोड़ा डोंगरी 1930 में, इसे जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। अंत में अंग्रेजों ने गंजन सिंह कोरकू को पकड़कर कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त ख्वाजा नायक, जो कि भीमा नायक के संबंधी हैं, 1857 की क्रांति में इन्होंने भी अंग्रेजों से विद्रोह किया। रामगढ़ की गौड़ वंश की महान शासिका तथा मध्य प्रदेश की महान वीरांगना थी रानी अवंतीबाई लोधी। इनका समय था 1831 से 1858। इनका जन्म सिवनी में हुआ था। इनका विवाह लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमजीत सिंह से हुआ था। इनकी समाधि वर्तमान मंडला में है। अंगरक्षिका के नाम की अगर बात करें तो गिरधारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी। अगर हम क्रांति के कारण की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा विक्रमजीत सिंह के पुत्रों अमान व शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ को हड़पने की कोशिश की गई। रामगढ़ में अंग्रेजी तहसीलदार की भी नियुक्ति की गई। साथ ही कोर्ट्स ऑफ वार्ड दस्तावेज को जारी करना। जब रानी अवंतीबाई अपनी मृत्यु शैया पर थीं
तो इस वीरांगना ने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया। उनकी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। अंग्रेजी अफसरों की साम्राज्यवादी नीति का यह परिणाम हुआ कि रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से 2 युद्ध किए। प्रथम युद्ध, जो कि खैरीगढ़ का युद्ध कहलाया, अंग्रेजी सेना वार्डन की पराजित हुई। दूसरा युद्ध, जो कि चौरीगढ़ का युद्ध कहलाया, वार्डन की सेना ने बढ़त बनाई। अपनी पराजय को निकट देख रानी और उनकी सहायिका ने आत्म बलिदान दे दिया। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के समान उन्होंने अपने राज्य व प्रजा की रक्षा हेतु अंग्रेजों से युद्ध कर अपने प्राणों की आहुति दी। नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद या मंगल पांडे के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इनकी समाधि सीहोर 1824 में बनाई गई। इनके योगदान के बारे में अगर हम जानें तो नरसिंहगढ़ रियासत में अंग्रेजों का हस्तक्षेप एवं सीहोर में सैन्य छावनी की स्थापना अंग्रेजी अधिकारी एजेंट मैडॉक द्वारा नरसिंहगढ़ के दीवान आनंद राम बख्शी तथा मंत्री रूप राम बोहरा को अपनी ओर शामिल कर लेना, कुंवर चैन सिंह द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध करना व विश्वासघात अधिकारियों को मृत्यु दंड देना। युद्ध की अगर हम बात करें तो कुंवर चैन सिंह व अंग्रेजी सेना के बीच सीहोर, भोपाल में छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, जिसमें प्रारंभ में कुंवर चैन सिंह को विजय प्राप्त हुई, परंतु अंत में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में उनके 2 सेनापति हिम्मत खां और बहादुर खां ने अंग्रेजी सेना को कई मोर्चों में पराजित किया। मानसिंह तोमर तोमर वंश के महान शासक और संगीतकार थे। इनका समय काल ग्वालियर में शासन करते हुए 1486 से 1516 ईस्वी। जानकारी के स्रोत रोहितारागढ़ का शिलालेख। अगर मानसिंह तोमर की उपलब्धि के बारे में हम चर्चा करें, ग्वालियर में गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने। कृषकों की सहायता हेतु अनेक झीलों एवं तालाबों का निर्माण कराया था। मानसिंह तोमर स्वयं एक संगीतकार थे। उन्होंने संगीत में मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके शासन काल को ग्वालियर का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुजरी महल, मान मंदिर, मान कौतूहल ग्रंथ और इसी कारण ग्वालियर का स्वर्ण काल इनके शासन काल को कहा जाता है। 1517 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। उस समय मानसिंह तोमर ग्वालियर के शासक थे और उसी युद्ध में लड़ते हुए मानसिंह तोमर वीर गति को प्राप्त हुए। ग्वालियर किले पर कई बार राजा मानसिंह की स्मृति में मान मंदिर, महल और सहस्त्रबाहु मंदिर के बीच के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन भी किया जाता है। आइए अब हम महाराजा छत्रसाल के बारे में लिखित रूप से अध्ययन करते हैं। महाराजा छत्रसाल का समय काल 1649 से 1731 तक का था। बुंदेल शासक चंपत राय के पुत्र थे राजा छत्रसाल। बुंदेल केसरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। जानकारी के स्रोत की अगर हम बात करें तो भूषण का छत्रसाल दशक, भूषण के छत्रसाल दशक से ही हमें राजा छत्रसाल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम राजा छत्रसाल की राजनीतिक उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, अपनी राजधानी पन्ना स्थानांतरित की। इन्होंने पन्ना, छतरपुर आदि संपूर्ण बुंदेलखंड में राज्य का विस्तार किया। मराठाओं की मदद से इन्होंने मुगल सेना को पराजित किया, इसलिए वे शिवाजी द्वितीय या बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से भी जाने गए। आइए अब हम राजा छत्रसाल की धार्मिक उपलब्धि के बारे में चर्चा करते हैं। यद्यपि राजा छत्रसाल एक हिंदू धर्म के अनुयायी शासक थे, किंतु इनके गुरु प्राणनाथ जी हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। इसके कारण ही एक धार्मिक सहिष्णु राज्य की स्थापना हुई। अगर हम सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करें तो राजा छत्रसाल ने पन्ना के दुर्ग का निर्माण करवाया तथा अपने दरबार में कवि भूषण व कवि हंसराज को संरक्षण प्रदान किया। कवि भूषण और कवि हंसराज
अगर इनके राज्य की हम कुछ सीमाओं की बात करें, सामाजिक रूप में उनका राज्य सती प्रथा, जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियों से घिरा हुआ था। मुगल सेना को पेशवा बाजी राव की सहायता से पराजित करना पड़ा, अर्थात इनकी सेना का संगठन भी कमजोर था। साम्राज्य को ये स्थायित्व भी प्रदान नहीं कर सके। उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी मध्यकाल में बुंदेलखंड के विकास व विस्तार में छत्रसाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार ने छत्रसाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।